के साथ निहारिका की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी दर्शकों का। दर्शकों, कहते हैं वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी सिखाता है, पर दोनों में एक बड़ा फ़र्क होता है। आप पूछेंगे वो फ़र्क है क्या? जब आप शिक्षक से सीखते हैं तो शिक्षक सिखाता है फिर इम्तहान लेता है, पर जब वक्त सिखाता है तो पहले इम्तहान लेता है और फिर सिखाता है। पर आज मैं ये कहने वाली हूँ कि आज बिहार बिहान में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे साथ है, क्योंकि हम आज मुलाकात करेंगे एक शिक्षाविद से जिनके पास 4.5 दशकों से भी ज़्यादा का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है। तो जाहिर तौर पर हम उनकी जीवन यात्रा भी जानेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे भी। आज हम मुलाकात करेंगे मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्थापक पूर्व कुलपति माननीय कुलपति महोदय से। पर कार्यक्रम की जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे जीवन के अनुभवों से, और जीवन के अनुभवों से जो महापुरुषों के कथन निसृत होते हैं उसे हम लेकर आते हैं अपने पहले सेगमेंट में। और रुख करेंगे अपने पहले सेगमेंट का, आपको बताएंगे क्या है आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। कार्यक्रम में हम उस पड़ाव पर हैं जब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के विशेष मेहमान से। तो आपको बताऊं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं एक बेहद अनुभवी शिक्षाविद, जिन्हें 4.5 दशकों से भी ज़्यादा का अनुभव है शिक्षा जगत में काम करने का। आप 2014 से 2017 तक प्रो वाइस चांसलर रहे पटना यूनिवर्सिटी में, साथ ही 2018 से 2021 तक आप अपने कार्य किया फाउंडर वाइस चांसलर मुंगेर विश्वविद्यालय के तौर पर। इसके साथ ही आप बहुत सारी विभिन्न समितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहे हैं और कार्य फिलहाल कर भी रहे हैं। आप इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट्स के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ ही इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। 2021 में आप सेवानिवृत्त हुए, पर लगातार आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, पर्यावरण के प्रति भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने कई सारे शोध पत्र भी लिखे हैं और बहुत हाई इम्पैक्ट इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके शोध पत्र प्रकाशित भी हुए हैं। यानी आज मुलाकात करेंगे एक बेहद अनुभवी शिक्षाविद से। तो आइए हमारे साथ स्वागत करिए प्रोफेसर RK वर्मा सर का। सर, अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम में। नमस्ते। जब भी हम बात करते हैं साइंस की और ख़ास करके केमिस्ट्री की, तो जो जहन में जो बातें आती हैं वो है बहुत सारे फार्मूलाज, बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं। और तो पहला सवाल आपसे मैं यही करने वाली हूँ कि इस केमिस्ट्री से आपकी केमिस्ट्री कैसे बन गई? देखिए, मेरा सौभाग्य रहा जी कि विश्व के पहले प्रयोगशाला वैज्ञानिक नागार्जुन जी, जिनकी प्रयोगशाला के अवशेष नागार्जुन गुफा बराबर हिल्स में जहानाबाद ज़िले में है, मेरे बगल में, जी जी, उसके सानिध्य में, उसके क्षेत्र में जन्म हुआ। और हमारे दादाजी पटना कॉलेजिएट विद्यालय के पहले प्रिंसिपल थे। उन्होंने केमिस्ट्री में पहली हिंदी की किताब आज़ादी के पहले लिखी, जी, प्रवेशिका रसायन, क्षमा करेंगे, सामान्य रसायन। जी, मेरे पिताजी केमिस्ट्री के हेड और प्रोफेसर हुआ करते थे, मगध विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। तो घर में 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक की पुस्तकें और वातावरण था। तो ये कारण था कि केमिस्ट्री के तरफ रुझान हुआ। और अक्सर बच्चे रोल मॉडल्स पेरेंट्स को मानते हैं, खास की ये बात होती है जहाँ ज़्यादा तादाद में रहता है। तो लगता है मुझे कि मेरे भी रोल मॉडल हमारे पिताजी थे। तो मैंने प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, दादाजी स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद वर्मा, तो उनके परिवार के कारण केमिस्ट्री की तरफ रुझान हुआ जी। और केमिस्ट्री समझ में भी ज़्यादा, जो विषय ज़्यादा समझ में आता है उसके तरफ आकर्षण होता ही है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर परिवार का भी जो परिवेश था वो भी केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ था और आपका अपना लगाव भी था इस विषय से। आपने इसमें पढ़ाई भी किया और लगातार आप प्राध्यापन से भी जुड़े रहे। एक बहुत ही लंबा कार्य अनुभव आपका रहा है। अगर मैं बात करूं आपके कार्यों की,
विभिन्न पदों पर भी आपने काम किया, न सिर्फ आप व्याख्याता रहे बल्कि कई प्रशासनिक पदों पर भी आपने बड़ी गंभीरतापूर्वक जिम्मेदारियां भी निभाई और कई विश्वविद्यालयों को आपने आकार भी दिया। अगर मैं बात करूं मुंगेर विश्वविद्यालय की, तो आप वहां के संस्थापक कुलपति रहे। तो ये जो लंबा कार्य अनुभव था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक शिक्षक के रूप में जो आपने भूमिका निभाई, एक प्रशासक के रूप में जो आपने भूमिका निभाई, अब आप रिटायर्ड हैं, तो ये दौर था, ये सुनहरा दौर, उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ। देखिए, मैं इस मामले में भी अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ जी कि मुझे लगातार दिखता रहा कि कुछ करने की संभावनाएं हैं। हाँ। और मैंने उन संभावनाओं, उस समय का उपयोग भरपूर किया। मुझे पटना विश्वविद्यालय में एक ऐसे कालखंड में कार्य करने का अवसर मिला जी। और मुंगेर विश्वविद्यालय को मैंने आई हैव ब्रॉट इट अप लाइक ए बेबी फ्रॉम स्क्रैचेज। जी बिल्कुल। और उसमें सारा, जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय अधिनियम भी उसके बाद उस तिथि से घोषित किया गया। जी जी। और विश्वविद्यालय में कई उस समय प्रशासनिक भवन का निर्माण, और उसमें अलग से जिस तरीके से नए विश्वविद्यालय में कई समस्याएं आती हैं, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त करना और नियम सम्मत ही और कदाचार मुक्त और पढ़ने की तरफ रुझान पैदा करना, ये सारे चैलेंजेस थे। और मैंने UMIS, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे ऑटोमेशन कहते हैं, हाँ। और ऑटोमेशन में बिहार में सबसे आगे विश्वविद्यालय हुआ उस जमाने में। सर, अगर हम जिक्र करें मुंगेर विश्वविद्यालय के बारे में, जिसके बारे में आप बातें भी कर रहे थे, जब आप इसके संस्थापक कुलपति के तौर पर आपने कार्यभार संभाला तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे और आपने बहुत सारे नए कदम भी उठाए होंगे इसे एक आकार देने के लिए। चाहूँगी आपको उस दौर में ले जाना और ये जानना कि कैसे उन चैलेंजेस को सही आकार दिया आपने, क्या कुछ नया किया? देखिए, जब भी कोई कार्य आरंभ करना होता है जी, तो उसमें लाभ यह है कि आप अपने दृष्टिकोण, हाँ, और अपना दृष्टिकोण अपना सकते हैं। आप कार्य योजना बनाने के लिए स्वतंत्र है, ये लाभ मिलता है। जी जी, उसको अपने हिसाब से रूप दे सकते हैं। जी, लेकिन फ्रॉम स्क्रैचेज अगर बनाना है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ बनाना है, तो ये चैलेंजेज होता है। जी, पहला चैलेंज था कि यूजीसी से मान्यता लेना। हाँ, मैंने मार्च में ज्वाइन किया, यूजीसी से मान्यता लेने में 12 जुलाई को मान्यता मिली 22F में, और तब मैंने एडमिशन शुरू किया। उसके पहले मैंने नहीं किया। जी, पैसे के लिए बिहार सरकार के पास प्रस्ताव भेजना था, सिंडिकेट की मीटिंग करनी थी, फंड का यानी आवंटन, जो शुरुआती कार्य होते हैं आरंभ किसी नहीं भी हुआ था। स्थापना के अब लिए, सिंडिकेट की मीटिंग के लिए कैसे करना है, तो उसमें मुझे सहयोग मिला। मुंगेर में योग संस्थान है, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, जी, स्वामी निरंजनानंद जी का सानिध्य मिला, और उन्हीं के प्रांगण में पहली सिंडिकेट ऐतिहासिक बैठक हुई, जी, जिसमें बाहर से भी सदस्य आए, दिल्ली से भी आए, और विश्वास करने की बात शायद न लगे, मात्र 15,000 में पहली सिंडिकेट की बैठक मैंने संपन्न की, स्पॉन्सरशिप से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ किया, गिफ्ट वगैरह स्पॉन्सर यानी किया। सबों का मिला जुला सहयोग भी रहा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम किसी भी क्षेत्र में लेकर आते हैं, और ख़ासकर अगर हम विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो उस पूरे एरिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ के जो युवा हैं उन्हें बहुत सुनहरा मौका भी मिल जाता है, आप अपनी शिक्षा को आगे ले जा सकते हैं, उसमें आसानी होती है और पूरे समाज को विकसित करने में भी सहयोग मिलता है। कुछ नए कार्य जो आपने उस दौरान किए मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के तौर पर, उनके बारे में भी ज़रूर बताएं। ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी आपने काम किया। देखिए, ऑटोमेशन का काम सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय में, ई कॉमर्स बिहार में सबसे पहले संभवतः यहीं आरंभ हुआ। वो हमारे प्रयास से हुआ, उसमें सफलता मिली। और बाद में ऑटोमेशन पर एक तत्कालीन महामहिम थे रामनाथ कोविंद जी, उनके कार्यकाल में एक समिति बनी और मैं ही उसका मेंटर था। उसमें हम लोगों ने रिपोर्ट दिया, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें टीचिंग लर्निंग इंटरफेस और MIS दोनों का समन्वय हो। और इसे मैंने लागू किया मुंगेर में। सारा ऑनलाइन, 0 पेंडिंग रिजल्ट बिहार के इतिहास में हाल फिलहाल के दशकों में पहली बार। और 100 से ज़्यादा एक्सपल्सन के बावजूद
8.72% पार्ट 1 में साइंस में पहला रिजल्ट हुआ, 91% फेल या प्रोमोटेड। उसके बावजूद विद्यार्थियों की संख्या 17,000 से 38,000 हो गई एक साल में, 2018-19 में। बहुत बड़ी उपलब्धि। और छात्रों का पलायन जो होता था दिल्ली या अन्य शहरों महानगरों की तरफ, वो कुछ ना कुछ रिवर्सल नहीं, लेकिन उसमें कुछ रोक। हमारे यहाँ पूरे बिहार से लड़के आके लॉज में रहने लगे। जी। लेकिन फिर काल खंड में फिर आया कोविड वगैरह आया तो थोड़ी सी रोक लगी। हाँ। और दूसरी बात है कि उसमें हम लोगों ने विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के साथ कुलपति शिक्षक संवाद, हर एक जिले में जाके हर एक शिक्षक से मेरा इंटरेक्शन, पहचानने का अवसर मिला, उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन से जोड़ने का हुआ। यूनिवर्सिटी में मैंने EMMRC, वो ई लर्निंग के लिए मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की स्थापना आरंभ हुआ, उसके लिए फंड की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, जो शिक्षक अगर अच्छा कर रहे हैं, शोध पत्र प्रस्तुत कहीं कर रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं अच्छे जर्नल्स में, इम्पैक्ट फैक्टर वाले, और उनके लिए फंड की व्यवस्था अलग अलग, उनका प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था। अगर बाहर से फंड लाते हैं 1 लाख रुपए तो 10,000 रुपये उनके अकाउंट में, ताकि उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता और उनके रहे, अकाउंट में रहे। इस तरह की योजनाएं चलाई गई। जैसे कि आपने बताया कि आपने, जो मैं समझ पा रही हूँ, तकनीक को भी जोड़ा विश्वविद्यालय के कार्यों से, और शिक्षकों के लिए भी कार्य किया, और जो छात्र हैं उनके साथ भी संवाद स्थापित करने की कोशिश आपने की। दर्शकों, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। इस अंतराल के पश्चात पुनः स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपको बताते चलूं कि आज कार्यक्रम बिहार बिहान में हम बातचीत कर रहे हैं पूर्व कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय प्रोफेसर RK वर्मा जी से। सर, अगर मैं जिक्र करूँ साइंस की, क्योंकि आप रसायन शास्त्र के विद्यार्थी भी रहे और लगातार प्राध्यापन भी किया इस क्षेत्र में, पर जो आम विद्यार्थी हैं तो साइंस लेने में, विज्ञान लेने में थोड़ा भय दिखता है कि पता नहीं मैं इस सब्जेक्ट को हैंडल कर पाऊँगा या नहीं। अगर वो पढ़ने में बहुत कुशाग्र हैं तो साइंस लेना वो चाहते हैं, पर कभी कभी बच्चों के लिए ये डिसीज़न ले पाना बड़ा कठिन होता है कि क्या मुझसे ये विषय संभल पाएगा या नहीं। तो कैसे हम विद्यार्थियों के मन में साइंस के प्रति अभिरुचि ज़्यादा जगा सकते हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बच्चे हो या बड़े, हम आकर्षित उस ओर होते हैं, उस क्षेत्र की ओर जी, जिस क्षेत्र में मुझे सम्मान दिखता है, चैलेंजेस दिखता है, एक्साइटमेंट्स दिखते हैं जी, और जिस क्षेत्र में महिमामंडन होने की संभावना दिखती है जी, गौरवान्वित होने की संभावना दिखती है। साइंस में बच्चे आकर्षित तभी होते हैं जब प्रैक्टिकल क्लासेज उस तरीके से संचालित किए जाएं, अच्छा, जो सारे उपकरण हो, केमिकल्स हों, और कराने वाले भी व्यक्ति हो, उसमें एक्साइटमेंट वाले एक्सपेरिमेंट्स हों, और जो पढ़ रहे हैं उसे एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात है कि बच्चों को किस तरीके से भविष्य दिखाया जाए। अच्छा, मैं उदाहरण देता हूँ, केमिस्ट्री का मैं विद्यार्थी रहा हूँ जी, या हूँ अभी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है। बिल्कुल सही सर। केमिस्ट्री में पहले जो लड़के 70 के दशक में हमारे विद्यार्थी, जैन कॉलेज आरा से मैंने आरंभ किया था, लड़के ऑनर्स करके जाते थे। अगर सेकंड क्लास आया, फर्स्ट क्लास नहीं आया तो एमएससी में नाम नहीं लिखा पाता था। गिनी चुनी जगह, अभी पूरे बिहार झारखंड मिला के 80-90 जगह सीट हुआ करते थे एमएससी में, पूरा मिला के केमिस्ट्री का। तो सेकंड क्लास वालों का अक्सर नहीं होता था। वो कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसमें कहीं ना कहीं मेटल्स के या स्टेनलेस स्टील हरियाणा में कहीं ना कहीं आ जाते थे, वहाँ से चिट्ठी लिखते थे। मुझे एक अंतर्देशीय का याद आया, विद्यार्थी लिखा कि फेरस एलॉय का एनालिसिस में ये दिक्कत हो रही है, नॉन फेरस में ये दिक्कत हो रही है। अब उसमें एक सप्ताह मैंने मेहनत करके भोगल की किताब के वॉल्यूम पलट के जवाब देने में जो आनंद आया, तुरंत मेरे पास प्रश्न नहीं है। तो ये चैलेंज है। सिलेबस से हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री गायब कर दिया। सिर्फ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। आकर्षण खत्म हो गया। अब हम केमिस्ट्री उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना हम किसी भी प्रॉब्लम में केमिस्ट्री को लगा के देखें। हम चैलेंज करते हैं किसी को भी, आप कोई प्रॉब्लम लाएं, उसमें केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के आधार पर सॉल्यूशन बता सकते हैं। ये स्थिति किसी भी विषय की तरफ होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये होना चाहिए, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो होना चाहिए कि हर एक जगह हम इसे लगा सकें। तो इतनी प्रवीणता आ जाए। तो एक तो ये है।
और दूसरी बात है कि वातावरण भी कंजेनियल हो। एमएससी में मुझे सौभाग्य मिला, वर्कशॉप हुआ करता था, उसमें इलेक्ट्रीशियन से लेके लेथ ऑपरेटर से लेके ग्लास ब्लोअर वर्ल्ड क्लास से लेके सब हुआ करते थे। मैंने एमएससी क्लास में प्रैक्टिकल किया है, जो ग्लास एपरेटस को बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं, अपने हिसाब से मैंने डिजाइन किया और किसी केमिकल का यील्ड बढ़ाया। ये एमएससी के विद्यार्थी के रूप में प्रैक्टिकल कॉपी में दस्तखत है, मैं रखे हुए हूँ उस कॉपी को, कोई भी चाहे दर्शक तो आके देख सकते हैं, मैं रखे हुए हूँ। तो कहने का मतलब ये आनंद है, यू आर सिंथेसाइजिंग एनीथिंग, रिसर्च में जैसे होता है, विच हैज नेवर, जो विश्व में कभी आया नहीं, उसमें आनंद लगता है कि हम किसी चीज़ को बनाए हैं, जैसे सिंथेसिस में। बहुत बढ़िया। और आपने जो मूल बात कही है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम बच्चों को इस ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना होगा कि हम उन सारी चीज़ों को करिकुलम में समावेशित करें जो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट कोई भी हो। और जब हम एप्लीकेशन फॉर्म में देखते हैं तो उन्हें समझना सीखना रोचक भी होता है और विद्यार्थी के लिए भी वो सुगम भी होता है और उनका इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ता है। एक और सवाल जो आपसे जानना चाहूँगी, जब भी अमूमन जो आसपास हम देखते हैं, जब बच्चे साइंस लेते हैं ना, तो उनका मुख्य ध्येय होता है कि अगर या तो आपको मेडिकल साइंस की तरफ जाना है या फिर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं, पर मुझे रिसर्च में जाना है, मुझे टीचिंग में जाना है, ये पैशन बड़ा कम दिखता है। क्या मूल वजह मानते हैं और क्या करना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षण के क्षेत्र में आपने बहुत लंबा काम किया है? देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया, काफ़ी सफलता भी मिली है, भी जो भी हुआ है भी परिवर्तन। देखिए, इंजीनियरिंग की तरफ आकर्षण स्वाभाविक है। +2 के बाद, सीनियर सेकेंडरी के बाद आप 4 साल के बाद जॉब मार्केट में आ जाते हैं। अगर आप टीचिंग रिसर्च की तरफ करते हैं तो आपको लंबी प्रक्रिया है, मास्टर डिग्री करनी होगी। रिसर्च में 3 साल 4 साल ज़्यादा भी लगता है और उसमें ट्रायल एरर भी होता है, सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, अनिश्चितता की स्थिति उसके बाद बनी रहती है। इसी को ध्यान में रख के नेट आरंभ किया गया, एनईटी परीक्षा आरंभ की गई। अब उसके स्कोर पर एक्सेस, हमारे प्रयास से यूजीसी ने गवर्नमेंट सेक्टर को एक्सेस दिया कि आप नेट के स्कोर को एक्सेस कर सकें और डायरेक्ट इंटरव्यू ले सकें रैंक होल्डर्स को। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर इस तरीके से हम उन्हें अवसर मुहैया कराते हैं, और जो अपने मूल बात कही कि जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपके लिए जॉब थोड़े कम समय में अवेलेबल हो जाता है, और जब आप रिसर्च में जाते हैं तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, पर ज़रूरत इस बात की है कि आपका इंटरेस्ट वो एरिया होना चाहिए। दर्शकों, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, बने रहेगा हमारे साथ। बस यूं गए और यूं वापस आए। के पश्चात पुनः आपका और हमारा साथ। आज कार्यक्रम बिहार बिहान में हमारे साथ हैं पूर्व कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय प्रोफेसर R.K. वर्मा जी। सर, अगर मैं बात करूं आपके बारे में तो मेरे लिए बताना बहुत अहम है कि वर्ल्ड के टॉप 350 थर्मल साइंटिस्ट में आपका नाम शामिल है। थर्मल साइंस क्या है, यहाँ से शुरुआत करूँगी अपने दर्शकों के लिए, संक्षेप में बताएं। ताप से जुड़ा हुआ विज्ञान थर्मल साइंस है। ऐसे मेरा क्षेत्र है थर्मल एनालिसिस। अच्छा। इसमें हम किसी भी पदार्थ में ताप के बढ़ने या घटने से, ताप देने से उसके गुण में क्या परिवर्तन होता है, वो मुलायम हो जाता है, कड़ा हो जाता है, अच्छा, और कोई परिवर्तन हो जाता है जी। इसके आधार पे उसके अंदर होने वाले रासायनिक और आणविक परिवर्तनों को समझते हैं। जी, जी, जी। जैसे मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे पुराना विज्ञान ये है, जंगल में जब मानव हुआ करता था उस समय उसने देखा कि जंगल में आग लगने पर ताप परिवर्तन में खाद्य पदार्थ सुस्वादिष्ट हो जाता है, पक जाता है। पहले लेबोरेटरी वैज्ञानिक आचार्य नागार्जुन जिन्हें मैं श्रद्धांजलि फिर से अर्पित करता हूँ, जो बराबर गुफा में जो नागार्जुन के रस रत्नाकर संहिता के लेखक, उन्होंने जिंक, कैडमियम, मरकरी के मेटलर्जी को दिखाया और उन्हीं के निकाले हुए बक यंत्र को एल्केमी में आया, जिसे एनसीईआरटी किताब लिखने समय हम लोगों ने उसके कवर पेज पर डाल रखा है। वो भी थर्मल गर्म करने पर देखते थे, और अभी इसमें 50-60 टेक्निक्स हैं और इसका एप्लीकेशन हर एक विज्ञान की हर एक विधा में है। बहुत बढ़िया। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि बहुत सरल शब्दों में आपने बता दिया थर्मल साइंस के बारे में। वर्तमान परिवेश में अगर बात करूं तो एक तो गर्मी का मौसम भी है और कई जगह से आग लगने की घटनाएं भी सुनने को मिली। क्योंकि आपने थर्मल साइंस के बारे में जिक्र किया, इसलिए सवाल आपसे,
तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या जो हमारा बिल्डिंग आर्किटेक्ट है वहाँ हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है अगर किसी भी क्षेत्र में आगजनी हो जाती है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, तो यहाँ मूल वजह क्या है और क्या हम कर सकते हैं? आपने सही कहा, ये हमारे ही क्षेत्र का है कि कोई स्पेसक्राफ्ट जाता है, बहुत घर्षण और बहुत गर्म हो जाता है, उसके बाहर किस तरीके का मटेरियल हो जो उसको बियर कर सके। जी जी जी। और उसी तरीके से बिल्डिंग मटेरियल में थर्मल रिटार्डेंट की जो साइंस है वो भी हमारे क्षेत्र में है। कि अभी हम गलती क्या कर रहे हैं कि अग्नि निरोधक क्या क्या स्टेप लिए जाने चाहिए उसमें हम चूक कर रहे हैं। जैसे कॉस्ट घटाने के चक्कर में हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं पॉलीयूरिथेन फोम पफ, जिसे थर्मोकोल कहते हैं। अभी अच्छा। राजकोट में दुर्भाग्यपूर्ण 2 दिन पहले जो घटनाएं घटी, वो जो मालूम हुआ कि उसमें थर्मोकोल का पूरा जहाँ पर कर रहा था वेल्डिंग, उसके ठीक बगल में थर्मोकोल बहुत ज्वलनशील है, साथ में पेट्रोल वो अलावे हो गया। दिल्ली में जो घटना घटी उसमें भी थर्मोकोल के मटेरियल फॉल सीलिंग वगैरह में डाल रहे हैं। जी जी जी। तो ये सारी चीजें हैं, और उसके कारण अगर जो आग जलने वाली लगती चीज है उन्हें दूर रखनी चाहिए। हर एक चीज के आग लगने का तापक्रमिक होता है, कोयला भी तुरंत नहीं जलता है। जी जी। और खासकर जब भी हम बिल्डिंग्स बनाने की प्रक्रिया देखते हैं या फिर इंटीरियर अच्छा करने के कारण इस तरह के जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने ये बखूबी इशारा किया कि उसके कारण आगजनी की घटनाएं हमारे लिए बहुत परेशानियां ला सकती हैं और यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके एक और पहलू के बारे में भी आज बात करना चाहूँगी, वो है समाज सेवा से आपका जुड़ाव और पर्यावरण से आपका लगाव। उसके बारे में आपने बहुत सारे कार्य भी किए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, आपने कई अनुसंधान भी किए हैं, कई बहुत सारे क्लब्स के साथ भी आप काम कर रहे हैं। थोड़ी विस्तार से जानकारी आपके इस पहलू के बारे में। देखिए, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वन, इसमें वानिकी, ये सब अलग अलग विषय हैं। अभी हमारा ध्यान तो जागृति बहुत हो चुकी है पर्याप्त कि वृक्ष लगावे, तापक्रम नहीं बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, और सोलर एनर्जी को हम कैप्चर करके यहाँ पर वो हम करेंगे। वो जानकारी है, हरियाली से पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग कमेगा, ये सारी चीज़ जान रहे हैं। लेकिन हम पारिस्थितिकी के बारे में अनभिज्ञ हैं। अब जैसे पेड़ का देख लें, पेड़ हम लगा रहे हैं तो सारे साउथ अमेरिकन वेराइटी और ये सब इतने आगे हैं जो गैर कानूनी भी हैं। कस्टम लॉ हमारा कहता है कोई भी जिंदा बीज जंतु आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जी जी, उसमें रोक है। लेकिन हम विदेशी पेड़ लाके खुलेआम बेच रहे हैं। होता क्या है कि किसी विदेशी पेड़ पर कोई चिड़िया घोंसला नहीं बनाती है। आप गुलमोहर के जैसे पत्ते वाले या सीरीज जैसे पत्ते वाले किसी पेड़ पर कभी चिड़िया का घोंसला आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वो इक्लियोप्टस पर, कौवे की बात छोड़ दें, अपवाद में कहीं कहीं मिल जाएंगे, नहीं। अब जो वो घोंसला नहीं बनाती है चिड़िया, तो वो अंडे नहीं देती है। अंडे नहीं देती है, चूजा जब निकलता है उस समय उस पेड़ पर, जैसे कोयल आम के आसपास, वहाँ पर उसका नेक्टर, फल या फूल का रस खिलाती है खाना खाने के बाद, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और वो उड़ता है। तो जो चिड़िया की आबादी कम रही है तो कीड़े मकोड़े बढ़ रहे हैं, और कीड़े मकोड़े मारने के लिए कीटनाशक दे रहे हैं, और कीटनाशक से हम रेसिस्टेंट हो रहे हैं। और पर्यावरण, तो मैंने 2 पर्यावरण क्लब का नाम मैं लेना चाहूँगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। एक पर्यावरण समिति है यहाँ पर सेक्टर 4 में, कंकरबाग महात्मा गांधी नगर में, वहाँ पर पर्यावरण समिति अच्छा कार्य कर रही है। एक ब्रह्मयोनी पर्यावरण क्लब है गया में, जागृति काफ़ी लाई है। उसके बाद कई ऑफ शूट्स निकले हैं और सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। वृक्षारोपण से लेकर हरियाली का है, देसी पेड़ लगाओ। हमें इस तरफ सोचने की भी ज़रूरत है, और इस तरह के क्लब्स की स्थापना के साथ जो आम जनता है वो भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ सकती है। और आपने कुछ वैज्ञानिक पहलू भी बताया कि जो विदेशी पेड़ हैं उस पर जो चिड़िया हैं वो घोंसला नहीं बनाती है, जिससे शायद हम अनभिज्ञ भी होते हैं, हम जानते भी नहीं हैं। अगर मैं बात करूं आपके वर्तमान समय की, आप अब रिटायरमेंट का फेज जी रहे हैं, पर अब कैसी दिनचर्या है आपकी? मुझे तो लगता है कि मेरे पास समय कम है, 24 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा से नहीं सो पाता हूँ, पता नहीं क्या है। लेकिन है कि कुछ तो जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 2 अगस्त को राष्ट्रीय रसायन दिवस मनाने की योजना है पूरे भारतवर्ष में, उसे हम लोग सहयोग भी दे रहे हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं कॉलेजों, स्कूलों से और हर एक स्तर पर। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती है 2 अगस्त को, 1861 में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइट ही नहीं, बंगाल केमिकल की स्थापना, राष्ट्रवादी, बंगाल में महात्मा गांधी जी का पहला कार्यक्रम उन्होंने किया था, वो अध्यक्ष थे। और
नेताजी सुभाष चंद्र बोस सचिव थे, जी, जो बंगाल में पहला कार्यक्रम गांधी जी का हुआ था। तो हर एक तरह से वो स्तुत्य हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। और एक थर्मल एनालिसिस से जुड़े हुए हैं जो वर्ल्ड बॉडी है ICTEC, ICTSE.org में मिल जाएगा, ICTSE इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर थर्मोएनालिसिस एंड कैलोरीमेट्री। उसका पहला अधिवेशन भारतवर्ष में IIT मद्रास में हो रहा है। हम ही उसके नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। IIT मद्रास में सितंबर माह में हो रहा है, तो उसके आयोजन से जुड़े हुए हैं। अगस्त में ये कार्यक्रम है, तो और सामाजिक पूरी व्यस्तता बनी हुई है आपकी, मैं देख सकती हूँ। और शायद इस तरीके से हम पर्यावरण के प्रति और अपने समाज के प्रति बहुत कुछ दे भी सकते हैं, जो लगातार आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज वक्त निकालकर बिहार बिहान में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हार्दिक धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की पूर्व कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय प्रोफेसर R.K. वर्मा जी से। शिक्षा जगत एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम सभी को जागरूक रहना बेहद आवश्यक है, और ख़ास करके जब हम साइंस विषय की बात करते हैं तो एक बड़ा ही रोचक विषय है। और इसके साथ जब आप अपनी रुचि में इसमें पढ़ाई करते हैं तो निस्संदेह आप प्रगति करेंगे। फिलहाल हम अपनी प्रगति की बात करेंगे, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आप हमें ख़त लिखें, आप हमें ईमेल भेजें और बताएं कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम बिहार बिहान, और क्या नया देखना चाहते हैं। इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director ddkpatna@gmail.com।